हेलो बच्चों, मैं अजय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो कैसे हैं भाई आप सभी मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के बच्चों? तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास होगी बच्चे इंटर के बच्चों के लिए होगी। उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और ये क्लास प्यारे बच्चे बायोलॉजी की होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ऑफलाइन में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ इस समय। तो प्यारे बच्चे, कई सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप कुछ ऑनलाइन भी आप थोड़ा सा हेल्प करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन के साथ में आप सभी के लिए बायोलॉजी का। और इसमें बच्चे पढ़ते हैं शुरुआत से पहला अध्याय आप सभी के लिए यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ मैं। तो पहले अध्याय में मैं बात करूंगा और बच्चे इसमें थोड़ी सी मैं आप सभी को बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं। मैं पहले तो जल्दी से आपको इसमें एक रिवीजन कराऊंगा पूरे चैप्टर का और फिर मैं इसमें आपको कराऊंगा क्वेश्चन और आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कराऊंगा छोटे क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन, फिर अति लघु उत्तरी क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरी, फिर अति दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है भाई। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी का स्वागत है, सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर क्लास पसंद आए तो भाई साहब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन शुरू करने जा रहे हैं भैया। शानदार सेशन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चे सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। पुष्पी पादपों में देखिए भाई, इस ब्रह्मांड में लगभग जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी प्यारे बच्चे जो जिनमें जीव है, जिनमें क्या है, जीव है, अर्थात जो सजीव चीज़ें हैं वो सभी अपने संतान यानी अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने जाति को, अपने समुदाय को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करती हैं। और सभी संतान की उत्पत्ति करने के लिए उन्हें एक क्रिया की आवश्यकता होती है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब उस क्रिया को क्या कहते हैं, उसे मतलब उनकी क्रिया को जो क्रिया करते हैं वो एक लैंगिक क्रिया के तहत, लैंगिक जनन के तहत लोग गुजरते हैं और उस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पों के बारे में। सबसे पहले आपका पहला यह अध्याय पुष्पों के बारे में, फिर दूसरा आपका है मानव जनन के बारे में। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए बेटा, जो जनन होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जनन की बात करें तो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्शन सिस्टम बच्चे दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, यानी एक बी सेक्सुअल कह सकते हो। एक में क्या होता है, जिसमें लैंगिक सेक्सुअल होता है, इसमें दो अलग अलग लिंगी जीव होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। और निषेचन के बाद जो एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, समझ रहे हैं, तब उनके नए संतान की उत्पत्ति होती है, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एक बच्चे होती है जिनमें बिना लैंगिक सेक्सुअल के जो है संतान की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक सेक्सुअल, ठीक है ना, अलैंगिक रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग बात करें बच्चे तो ये दो प्रकार के हो गए, ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे जो अलैंगिक सिस्टम होते हैं उनमें कोशिका विभाजन के द्वारा जो है संतान की उत्पत्ति होती है। और जिनमें प्यारे बच्चों, जिनमें लैंगिक संरचना के द्वारा अगर संतान की उत्पत्ति हो, उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। समझ रहे हैं प्यारे बच्चे? तो चलिए भाई, इसमें की पहली हेडिंग पे हम लोग बात करते हैं। इसमें आपको हेडिंग वाइज हेडिंग चीज़ों को समझाने वाले हैं आप सभी के सामने। तो अगर सबसे पहले बच्चे बात करें पुष्पों की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, किसकी बात करते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें, तो हम लोग बच्चे देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है, हमारे वातावरण में, हमारे जहाँ पे हम आप रहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने घर के आसपास या बहुत सारे लोग अपने घर के आसपास क्या है, तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल वगैरह लगा रखते हैं और उन पेड़ पौधों में फूल होते हैं, है ना, फूल खिलते हैं। तो मतलब जो हमारे आसपास अनेक प्रकार के जो फूल होते हैं, उन फूलों की एक अजीब संरचना होती है, मतलब एक अलग अलग प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। एक अलग अलग प्रकार के बच्चे क्या होती है, संरचना होती है। तो बच्चे हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार के पादप होते हैं, उन पादपों में तरह तरह के फूल खिलते हैं। उन फूलों की क्या होती है, एक संरचना होती है और हर फूल क्या होता है, एक अलग सुगंध छोड़ता है ना, एक अलग प्रकार का सुगंध यानी खुशबू छोड़ता है। और हर एक फूल की अपना क्या होता है, एक आकार होता है, ठीक है, और रंग भी होता है उनका अलग अलग। जैसे कि आप लोग देखते हैं गुलाब का, सदाबहार का हो गया, गुड़हल का हो गया, गेंदा का हो गया, सबकी अपनी अलग अलग संरचना होती है और सभी प्यारे बच्चे अलग प्रकार की खुशबू, गेंदा अलग प्रकार की खुशबू देता है, गुड़हल अलग प्रकार की खुशबू देता है, कंदेल अलग प्रकार की खुशबू देता है, सदाबहार अलग प्रकार की खुशबू देता है, गुलाब तो भी बात ही छोड़ दीजिए आप लोग, है ना, गुलाब तो अलग ही प्रकार की खुशबू देता है।
तो ये सब अलग अलग, और सबके बच्चे क्या है अलग अलग संरचना होती है, समझ रहे हैं, सबकी क्या होती है अलग अलग संरचना होती है। अब इंटर वाले बच्चे अगर भाई साहब आपके मन में अगर गुलाब आ गया तो फिर दिल गुलाब गुलाब हो जाता है ना, गुलाब अगर नाम ले लो तो आपका दिल तो गुलाब गुलाब हो जाता है, क्योंकि सब भाई साहब एकदम दिल बगिया बगिया लेके घूम रहे होते हैं, समझ रहे हैं। इनके दिल नहीं, दिल में जगह क्या होता है बगिया होती है, समझ रहे हैं। देखिए पुष्पी पादप का जनन अंग होता है, ध्यान रखिएगा, हर जितने भी पुष्पी पादप होते हैं, पादप का मतलब पेड़ पौधे, जितने भी पुष्पी पादप होते हैं सब में क्या होता है जनन अंग होता है। भाई जनन अंग उनमें भी होता है, जीवों में ही नहीं, मतलब प्राणियों जंतुओं में ही नहीं, पादपों में भी, यानी प्लांट में भी बच्चों क्या होता है जनन अंग होता है, समझ रहे हैं। यह एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह का मतलब होता है कि विशेष प्रकार का बच्चों क्या होता है इनका अंग होता है, विशेष प्रकार की संरचना होती है, विशेष प्रकार की क्या होती है संरचना होती है। अगर हम इनके संरचना की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें जो मुख्य 4 चक्रीय उपस्थिति होती है, 4 प्रकार की मुख्य रूप से संरचना होती है। पहली तो बच्चे होती है बाह्य दलपुंज होती है, जिसे क्लैक्स जो है ध्यान रखना, पहला होता है बाह्य दल पुंज होता है, दूसरा बच्चे होता है दल पुंज होता है, और तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो पुंवर्ग होता है, और चौथा क्या होता है बच्चे जयांग होता है। चौथा क्या होता है जयांग होता है। आइए एक चित्र हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, इसमें थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। जैसे आप लोग कोई फूल देखते हैं, मान लीजिए बस मतलब आपने 10th क्लास तक में आपने कला में बहुत सारे कला के सब्जेक्ट में आपने बहुत सारे फूल वगैरह बनाए होंगे, तो आप लोग देखिएगा इस फूल में क्या बच्चे, नीचे देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर के ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक ना। हर एक फूल में बच्चे ग्रीन कलर क्या होता है स्ट्रक्चर, जिस पे वो रखा, जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है वो उससे सेट होती हैं, समझ रहे हैं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो होता है इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बाह्य दल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साथी, ध्यान रखिएगा, इसे बाह्य दल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसे बाह्य दल कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो बच्चे पंखुड़ियाँ होती हैं ना, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को हम लोग कहते हैं दल। पंखुड़ियों क्या कहते हैं, दल कहते हैं। सबसे मुलायम पार्ट होता है, सबसे मुलायम पार्ट होता है, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये दल होता है प्यारे बच्चे। अगर हम लोग देखें, जैसे आप लोग गुड़हल का फूल देख रहे होंगे, तो गुड़हल के फूल में बच्चे यहाँ पे एक संरचना होती है ऐसे, और उसमें मतलब एक उस मूछे टाइप में निकली होती है, उसमें मूछे टाइप में निकली होती हैं। वो जो मूछे होती है ना बच्चे, उसे कहते हैं परागकोश। उसे क्या कहते हैं साथी, परागकोश कहते हैं। और फिर आप देखेंगे बीच में एक मोटा आकार का जो है थोड़ा सा पार्ट होता है, जिसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है, जो मेन बीच में यहाँ पे ऐसे एक गुम्मदाकार, मतलब एक यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है, गांठ टाइप का हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। जो गांठ टाइप का हिस्सा होता है इसे कहते हैं अंडाशय। और इस अंडाशय में बच्चे क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। इसे क्या होते हैं, बीजांड। इसी के अंदर क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। ये होता है बीजांड। उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो जो बीच वाला ये हिस्सा होता है, इसमें ये बीच वाले हिस्से को कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहते हैं साथी, वर्तिका कहते हैं, ठीक है ना, इसे वर्तिका कहते हैं। और जो इसके ऊपर का हिस्सा जो मुंह होता है इसका बना हुआ, ये मुंह कहलाता है वर्तिकाग्र। ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। और मुंह के बाहर जो बिल्कुल निकला हुआ हिस्सा होता है मुंह, वो क्या कहलाता है, वो परागण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, समझ रहे हैं। वो क्या कहलाता है बच्चे, परागण कहलाता है। परागण किस काम में आता है भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा, फूलों में जो पौधे होते हैं, इनमें जो बच्चे निषेचन की क्रिया होती है, वो ये आपस में नहीं करते हैं, इनमें भंवरे करते हैं निषेचन की क्रिया। इनमें जो भंवरे होते हैं वो निषेचन की क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पुष्प हैं, ठीक है ना, 2 पुष्प के पेड़ हैं, ठीक है ना, 2 पुष्प के पेड़ हैं, ठीक है ना, 2 पुष्प के पेड़ हैं और इनमें पुष्प लगे हुए हैं। तो ऊपर से क्या हो रहा है, यह भंवरा आ रहा है, इनमें क्या हो रहा है, भंवरा आता है, समझ रहे हैं, ये भंवरा आता है बच्चे मंडराते हुए, और इनमें क्या करता है, इनके जो मधु होता है, यानी कि इसका जो मिठास होता है उसको वो चुनता है, ठीक ना, वो खींचता है ये भंवरा। और जो इसमें मतलब मान लीजिए ये मेल है, ये क्या है भाई, ये मान लीजिए फीमेल है, मान लीजिए फीमेल है, ठीक ना, ये क्या है, फीमेल पौधा है और ये मेल पौधा है। ये फीमेल पौधा है और एक ऐसा पौधा है मेल पौधा है। तो ये जब भंवरा आकर के इसमें बैठता है ना भाई, तो इसका जो ओभम होता है, फीमेल का जो ओभम होता है, वो उसके पैरों में चिपक जाता है, ठीक ना, इसके शरीर में चिपक जाता है। और वो जब उड़ करके पुनः किसी दूसरे पेड़ पे बैठता है तो वो पता लगता है वो मेल होता है, ठीक ना। अगर मेल पे बैठा तो, और नहीं बैठा तो कोई बात ही नहीं, ऐसा है नहीं कि बैठेगा नहीं, बैठेगा तो मेल पे जा करके चुनता है, मतलब मधु चूसता है। तो जब वहाँ जाता है तो जो इसका अंडा, मतलब इस पेड़ का जो ओभम था वो इसके स्पर्म में जा करके मिल जाता है। और ये दोनों क्रियाएं किससे होती है, जो परागण होता है ना बच्चे, परागण एक मुंह के जैसा ओपन होता है, ठीक है ना, ऐसे खुला हुआ हिस्सा होता है, उसी पर क्या होता है, ये परागण होता है। इस तरीके से इन दोनों में क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है।
कोई आपस में ये मानव के जैसे या किसी अन्य जीव जंतु के जैसे आपस में मिल करके निषेचन नहीं करते हैं। ये इसी तरीके से पेड़ पौधों में क्या होता है, निषेचन हो जाता है। फिर इनमें क्या होता है, जो जब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए मेल वाले में इसका ओवम आ गया इस परागण से, तो फिर यहाँ नीचे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ अंडाशय बनना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, क्या बन जाएगा, अंडाशय बनना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर मेल से लेकर के गया हुआ है, हाँ थोड़ा सा ये उल्टा हो गया बच्चे, मेल से लेकर के जाएगा फीमेल में ये छोड़ेगा, मेल से लेकर के भंवरा जाएगा और फीमेल में छोड़ेगा, और फीमेल में जो यहाँ पे आप देखेंगे जो इनका अंडाशय होता है, अंडाशय इसमें क्या करेगा, वो छोड़ देगा, तो फिर यहाँ पे अंडा बनना शुरू हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत शानदार प्यारे भाई। चलिए तो बच्चे आपने 4 पार्ट पढ़ लिया। और जो पुमंग हो, दलपुंज बता दिया, पुमर्ग क्या होता है, पुमर्ग बच्चे जो होता है ना, ये साथी ध्यान रखना, ये होता है जो नर होते हैं ना, नर पुष्प होते हैं ना, नर पुष्प के अंग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और जयांग जो होता है बच्चे, जयांग महिला रिप्रोडक्शन सिस्टम को क्या कहते हैं, यानी फीमेल पुष्पी पादपों को, जो फीमेल पुष्प होते हैं उनके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, यानी कि जो अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, उन्हें जयांग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। आगे भैया देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चे, यहाँ पे दिया गया है 2 चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें अलग अलग आपको समझाई गई हैं। ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ें हम लोग अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। पहला बच्चे दे रखा बाह्यदल पुंज, क्या दे रखा मेरे प्यारे भाई, बाह्यदल पुंज दे रखा है। तो बाह्यदल पुंज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बाह्यदल पुंज क्या होता है। यह पुष्प, यहाँ पुष्प लिखा हो बच्चे, ठीक है ना, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र होता है, जो मैंने भी आपको समझाया पीछे वहाँ पे। ठीक ना, इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं, इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। जब पुष्प कली बना होता है, खिलता नहीं है, तो उस समय देखते हैं कि वो हरे आकार का ही चीज जो बाह्यदल होता है वो दिख रहा होता है, कली उसके अंदर होती है। आई बात समझ में? अगला बच्चे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दलपुंज की बात करते हैं। दलपुंज क्या होता है? दलपुंज मैंने आपको बताया जो पत्तियां होती, जो पंखुड़ी होती है, पुष्प की पंखुड़ी होती है दलपुंज। ठीक ना, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इसकी इकाई क्या कहते हैं? दल कहते हैं। मतलब जो उनका कई सारी पंखुड़ियां होती हैं ना, तो उसके समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। और एक पंखुड़ी को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं भाई, अलग अलग रंग के। गेंदे में पीला कलर का होगा, ठीक है ना, गुड़हल में लाल होगा, कंदेल में पीला होगा, सदाबहार में सफ़ेद होगा। तो जिस तरीके के होते हैं सब उस तरीके के अलग अलग रंगीन होते हैं। एवं कीटों में परागण है तो आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं? कीटों को परागण, जरूरी नहीं कि भंवरा ही करे, कोई भी कीट आकर के इनके परागण कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखो इनको परागण परागण के लिए क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब कोई पौधा है, कोई पुष्प है, वो क्या करेगा? वो ओपन अपना फूल खिला होगा, ठीक है ना, तो कोई भी कीट आकर के उस पर बैठेगा और उसके अंडा को ले जा करके मेल में मिलाएगा, मेल के स्पर्म को मिला करके फीमेल में ले जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है? इनमें निषेचन हो जाता है भाई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा पुमंग। अगला क्या दे रखा भैया? पुमंग। जहां बच्चे समझ में ना आए बात तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लग रही है भाई साहब तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अपने क्लास के हर एक बच्चे तक शेयर करिएगा वीडियो भाई साहब, तभी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, नहीं तो फिर नहीं लाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। पुमंग, पुमंग की बात करें बच्चे तो ये क्या होता है? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ये क्या होता है भैया? पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसमें नर जनन अंग होता है। पुमंग नर जनन अंग होता है, ठीक ना। पूरे नर जनन अंग के सिस्टम को ही क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। आगे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर से समझने वाले हैं। प्रायः अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं, इसमें कई सारे पुंकेसर उपस्थित होते हैं। अगला बच्चे जयांग की बात करें तो जयांग जो होता है यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, जिसमें मादा जनन अंग होता है। यह एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, जो महिला जनन अंग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? स्त्री केसर कहते हैं। और जो पुरुष जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पुरुष रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, जनन अंग होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? पुंकेसर कहते हैं। और जो महिला होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भाई साहब। तो मैंने कहा ना कि हर बच्चा हमारे यहाँ से टॉपर बनेगा। शानदार तरीके से पढ़ाई करिएगा आप लोग। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कराने वाले हैं, लेकिन इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तभी तो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे ना मेरे भाई। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बच्चे। देखो बच्चे आगे हम लोग बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चों,
आगे क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा। जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। जनन अंगों के आधार पर जो पुष्प होते हैं ना बच्चे, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। भाई साहब पहली बात तो मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा, शानदार ध्यान से। अब समय नहीं बचा बच्चे, 2-3 महीने का समय बचा। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर और जनवरी बस यही समय है। नवंबर और दिसंबर में केवल रिवीजन करना है और जनवरी भर दबा करके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है भाई साहब। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। बस केवल लिखने की प्रैक्टिस करो, खींच करके लिखने की प्रैक्टिस करो भाई साहब, मजा आ जाएगा। फरवरी में उसका रिजल्ट आप देखिएगा क्या रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं बच्चे। देखिए, एक होता है एक लिंगी और एक होता है उभयलिंगी। अगर हम लोग बात करें कि जननांगों के आधार पर रिप्रोडक्शन के आधार पर अगर देखें, अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग देखें तो भैया जो पुष्प होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प हो गया और एक दो लिंगी पुष्प हो गया। एक लिंगी पुष्प इसमें क्या होता है, कोई एक ही अंग होगा इसमें। एक लिंगी पुष्प में कोई एक ही अंग होगा, जैसे कि मान लीजिए तो पुरुष हो गए तो मतलब नर हो गए तो मादा होगा। जैसे पपीता, तरबूज, ये सब क्या होते हैं? अमरूद, ये सब बच्चे क्या होते हैं? एक होते हैं। अमरूद का अमरूद ही नहीं होता है, एक ही होता है इसमें, समझ रहे ना। ऐसे क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक लिंगी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। सॉरी, ये क्या होता है बच्चे? ये एक लिंगी, क्योंकि इसमें पुष्पों के द्वारा नहीं होता है। इसमें पुष्पों के द्वारा नए बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक ना। इनमें फल के अंदर पुष्प उत्पत्ति होती है। आगे देखिएगा, उभयलिंगी, बीसेक्सुअल, इसे क्या कहते हैं? बीसेक्सुअल। इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक ना, यूनिसेक्सुअल। और ये होता है बच्चे बीसेक्सुअल, जब पुरुष में पुंकेसर एक व स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो। मतलब जब पेड़ पौधों में, जब पुष्प में पुंकेसर यानी कि अभी आपको मैंने बताया नर पुरुष जनन अंग और स्त्री केसर मतलब महिला मादा स्त्री जनन अंग, ठीक ना, दोनों उपस्थित होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो पुष्प होता है ना बच्चे, वो उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे गुड़हल होता है और सरसों, गेहूं, धान, ये सब बच्चे इसी में आते हैं। गेहूं, धान भी इसी में आते हैं, क्योंकि इनमें भी उभयलिंगी होते हैं। इनमें भी पौधे, कीट पतंगे जो होते हैं वो एक दूसरे तक क्या करते हैं, इनके ओभम और स्पर्म को पहुंचाते हैं, और जिससे इनमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है और फिर नए संतान की उत्पत्ति होती है। बीज बनते हैं, बीज वही क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत शानदार प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से शानदार भाई साहब लोग सेशन को शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। हाँ, बस आप लोग पहले प्यार और सपोर्ट बना रखिएगा, शानदार तरीके से कमेंट करिएगा किस चीज़ की क्लास चाहिए। सबकी क्लास अवेलेबल है आप सभी के लिए मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अपने ऑफलाइन की क्लास चलती हैं। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो गदागद आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एड्रेस का लिंक दे रखा है और साथ साथ में बच्चे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, मतलब एक पुष्प है उसको थोड़ा सा काट करके यहाँ पे दिखाया गया है, आधा काट करके दिखाया गया है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पुष्प है, इस पुष्प को आधे से काट दिया गया, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, आधे हिस्से से इसको दिखाया गया, जिसे कहते हैं अनुदैर्घ्य काट कहते हैं। इसमें बच्चे अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है बच्चे। देखिए, जो पंखुड़ियाँ होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, दलपुंज या पंखुड़ी कहते हैं। और जो बच्चे ग्रीन वाला हिस्सा होता है इसे बाह्यदल कहते हैं, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा ये बीजांड होता है, जो बीज का हिस्सा होता है बीज अंड होते हैं। और ये जो बच्चे ये गोल गोल मटकी जैसा होता है ना, ये क्या होता है, सुराही जैसा, इसे अंडाशय कहते हैं, समझ रहे हैं। और जो बीच का हिस्सा होता है बच्चे, इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ऐसे, इसे बच्चे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर के ये तीनों चीजें किसमें होती है, स्त्री केसर में होते हैं। ये तीनों चीजें क्या कहलाती है, स्त्री केसर, क्योंकि ये महिलाओं में होते हैं, यानी मादा पुष्प में होते हैं, समझ रहे हैं बच्चे। चलिए, बहुत शानदार साथी। और पुरुष की बात करें प्यारे बच्चों तो ये वाला होता है, इसे तंतु कहते हैं, जो ऐसे डंठल नुमा होता है। डंठल समझते हो ना, डंठल, किसी की डंठल समझते हैं बच्चे। डंठल क्या होता है, तंतु होता है, और डंठल के ऊपर एक जो ऐसे पुष्प मतलब फली आकार की रहती है, कली के आकार की रहती है बच्चे, इसे कहते हैं परागकोश कहते हैं। ये परागकोश और तंतु ये दोनों किसमें, पुंकेसर, अर्थात ये पुरुष के भाग होते हैं, पुरुष जननांग के भाग होते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चे। तो इधर वाला जो हिस्सा होता है इसे परागनली कहते हैं, और जो इसके नीचे एक और नली के ऊपर थोड़ा सा नरयुग्म कहते हैं। और जो ऊपर बच्चे एक देखिएगा आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक गुलाबी कलर का ऐसे बिंदु दिख रहा है ऐसे बच्चे, इसे कहते हैं परागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आई होगी कि ये बच्चे क्या है, पुष्प का स्ट्रक्चर है। आ रही बात समझ में? एक बार बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लीजिए। देखिए, हम लोग थोड़ा सा खींच करके इसलिए चलने बच्चे कि अब हमें समय नहीं कि हम आपको 4-5 पार्ट बना करके इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को सॉल्व करें आपके सामने। मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करना है विद क्वेश्चन आंसर, समझ रहे हैं कि नहीं।
फिर उसके बाद रिवीजन क्लास हम लोग एक मॉडल सेट लेकर के आएंगे, किसमें, मॉडल सेट आपके लिए लेकर आएंगे जनवरी के आसपास। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो भैया अगला टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन। ठीक ना, पुष्पी पादपों के लैंगिक जननों में होने वाली प्रमुख घटनाएं। ठीक ना, प्रमुख घटनाएं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में प्रमुख घटनाएं होती हैं, प्रमुख घटनाएं पुमंग में होती है। किस में होती हैं, पुमंग में होती हैं और जयांग में होती हैं। पुमंग होता है पुरुष का जनन अंग और जयांग होता है महिला का, यानी मादा पुरुष का जनन अंग होता है। ठीक ना, इससे संबंधित मुख्य घटनाएं ये होती हैं। जैसे देखा जाए तो पहली घटना होती है पूर्व निषेचन संरचना और घटनाएं। निषेचन से पूर्व घटनाएं दोहरा निषेचन या दूसरे निषेचन जिसे कहते हैं। तीसरा होता है बच्चे द्विनिषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक ना, और संरचनाएं। ये 3 टाइप से चीजें हम लोगों को पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है बच्चे, एक बार ध्यान से गौर कीजिएगा। पहला होता है बच्चे निषेचन पूर्व क्रिया। ठीक ना, यह संरचना। नंबर 2 दोहरी संरचना। ठीक ना, दोहरी निषेचन। तीसरा होता है भैया निषेचन पश्चात निषेचन के बाद संरचना और घटनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। शानदार तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे कहा गया है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना और संरचनाएं प्यारे साथी, यहाँ पे क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही भैया तो एक बार लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा भाई साहब, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास को। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या कहा गया है, चलो भाई आगे बात करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या कहा गया, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। देखिए पादपों में निषेचन की क्रिया से पूर्व पादप के हार्मोन्स और संरचनाओं तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन होते हैं। मतलब कि देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कहा यह गया है कि निषेचन होने से पूर्व पादपों में कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और कई प्रकार की संरचना होती है, कई प्रकार के उसमें बदलाव आते हैं। कुल मिलाकर के लिखोगे क्या, सीधी सी बात सिंपल तरीके से लिखोगे कि निषेचन से पूर्व पादपों में कई प्रकार के हार्मोन्स एवं कई प्रकार के बदलाव होते हैं। कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और कई प्रकार के बदलाव होते हैं। बस सिंपल सी बात आप ऐसे लिख सकते हो, जिसके फलस्वरूप पुष्पी आघात के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। जिसके मध्य क्या होता है, जिसके मध्य मतलब इसी क्रिया के मध्य क्या होता है, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, पुष्पी आधाक में मतलब पुष्पी भाग में, ठीक है ना, विभेदन होता है। यानी उसमें कई सारी चीज़ों का विभेदन हो जाता है, कई चीज़ें निकलने मतलब विभेद हो जाता है, भाग में बढ़ जाते हैं, कई भागों में बढ़ जाते हैं। एवं अग्रिम विकास आने वाले समय के लिए क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। दूसरा तथा पुष्प में नर और मादा जननांगों का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये सब निषेचन के पूर्व की क्रिया है, अभी निषेचन नहीं, निषेचन आने से पूर्व की क्रिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पुरुष के एक उदाहरण से लेकर के चलें, पुरुष में जब निषेचन के लिए परिपक्व होता है पुरुष, तो उससे पहले उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके लक्षण जैसे दाढ़ी निकलना हो गया, बाल निकलना हो गया, ठीक है ना, और महिलाओं में शरीर थोड़ा सा भारी हो जाना या फिर शरीर के कई सारे अंगों का बड़ा हो जाना, है ना, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो ये सब क्या होते हैं, निषेचन के पूर्व की क्रिया होती हैं। उसके मतलब ये सब लक्षण हो जाते हैं कि अगर ये लक्षण दिखने लगे तो अगर उस पुरुष और महिला में अगर निषेचन हो गया तो जाहिर सी बात है संतान की उत्पत्ति हो सकती है, संतान की उत्पत्ति हो सकती है अगर निषेचन हो गया तो। ये सब लक्षण होते हैं। उसी प्रकार इनमें भी, पुष्पों में भी कई सारे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नर जननांगों में परागकोश, लघु बीजांडधानी। अगर नर जननांगों की बात करें कि नर जनन अंगों में क्या क्या होता है, उसमें परागकोश, लघु बीजांडधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है तथा इसमें लघु बीजाणु जनन तथा पराग जैसी विशेष घटनाएं होती हैं। ये तो जनन अंग हो गया बेटा, ये जनन अंग का विकास होता है। साथ ही साथ इसमें घटना कौन सी घटित होती है, लघु बीजाणु जनन की घटना होती है, परागकण की घटना घटित होती है। ठीक ना, ये क्या होते हैं अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मादा वाले में बात करें तो मादा जननांगों में वर्तिकाग्र होता है, मादा जननांगों में वर्तिकाग्र का विकास होता है। गुरु बीजाणुधानी महिलाओं में होती है और लघु बीजाणुधानी पुरुषों में होती है, यही नर में होती है। तथा बीजांड और भ्रूणकोश, ठीक है ना, बीजांड और भ्रूणकोश। और वहीं पे देखा जाए तो पुरुषों में क्या होता है, परागकण। जिस प्रकार महिलाओं में क्या होता है, बीजांड होता है, उसी प्रकार पुरुषों में क्या होता है, परागकण होता है, नरों में परागकण होता है। भ्रूणकोश ये नर महिला मादा में होगा, ठीक ना। आदि संरचनाओं का विकास होता है। बेटा हम महिला बार बार बोल देते हैं, महिला का मतलब आप लोग मादा समझिएगा, सॉरी इसके लिए है, ठीक ना। विकास होता है तथा इसमें
गुरु बीजाणु जनन की घटना होती है। इसमें गुरु बीजाणु जनन की घटना, अगर कोई घटना घटित हो रही है उसे जनन कहा जाएगा, और अगर कोई क्रिया हो मतलब कोई क्रिया हो रही है तो उसे जनन कहा जाएगा, और अगर उसमें कोई चीज़ की बढ़ोतरी हो रही, वृद्धि हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो जनन कहलाता है। समझ रहे हैं, अगर क्रिया हो गई तो जनन कहलाती है, क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। समझ रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आगे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग क्या कहा गया है ध्यान से, ठीक है ना। आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या कहा गया है। लघु बीजाणु धानी की संरचना, यहाँ पे ये क्या दी गई, लघु बीजाणु धानी की संरचना दे रखी है। इसमें 4 भित्तियां होती, मतलब 4 परतें होती हैं। 4 परतें क्या होती है, लघु बीजाणु धानी में 4 परतें होती है बच्चों। क्या होती है, 4 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती है, बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, जो बिल्कुल जैसे मान लीजिए अपनी शरीर है, खाल इसकी जो बाहरी त्वचा है इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। समझ रहे हैं। उसके बाद अंतःसिंथिस होते हैं, ठीक ना, अंतःसिंथिस। समझ रहे हैं भाई। चलिए तो देखते हैं भाई अगला क्या होता है बच्चे। मतलब पहला हो गया बाह्य त्वचा हो गया, दूसरा हो गया अंतःस्थितियम, ठीक ना, अंतःस्थितियम हो गया, तीसरा हो गया मध्य परत, और चौथा हो गया बच्चे टेपिटम हो गया, ठीक ना। कौन हो गया, टेपिटम हो गया। आइए इसको जरा हम चित्र में देख लेते हैं बच्चे क्या होता है। ये एक स्ट्रक्चर दे रखा भैया, ये स्ट्रक्चर किसका देख रहा है, लघु बीजाणु धानी का संरचना दे रखी है। इसमें अगर देखें जो सबसे बाहरी परत होती है ना प्यारे बच्चे, जो सबसे बाहरी परत होती है साथी, इस बाहरी परत को क्या कहते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, इस बाहरी परत को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाह्य त्वचा, जिसे अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ एपिडर्मिस और बाह्य त्वचा हो गई। फिर सेकंड वाली जो त्वचा होती है इसे कहते हैं अंतःस्थितियम कहते हैं, ठीक ना, अंतःस्थितियम कहते हैं। फिर तीसरी जो त्वचा होती है, जो तीसरी त्वचा होती है इसे क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेपिटम। इसमें मतलब तीसरी परत को या तीसरी लेयर को कहते हैं टेपिटम कहते हैं। और एक बच्चे मध्य में होती है, ठीक ना, एक मध्य में होती है, इसे क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर भैया क्या होता है, जो ये चीज पाते हैं इन्हें कहते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। ये जो बीजाणु क्या होते हैं, जनन होते हैं। जब बीजाणु जन्म लेने लगते हैं तो इसे कहते हैं बीजाणु जनन, ठीक है ना। और ये जो होता है ये बच्चे ऊतक होते हैं, एक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक ना, एक प्रकार क्या होती है, कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे अंतरिम परत कौन मिलती है, टेपिटम मिलती है, टेपिटम मिलती है, जो विकासशील परागकणों को पोषण देती है। ये क्या करती है, विकासशील, मतलब जो परागकण विकसित होने लगे। अभी आपने देखा ना यहाँ परागकण कहाँ लिखा भाई, ठीक ना, नहीं इसमें नहीं है, पीछे है, ठीक ना। परागकण जो होते हैं, परागकण को उनको विकास करने के लिए क्या करती है, परागकण को विकास करने के लिए क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, उसको प्रोटीन वगैरह प्रदान करती है, ठीक है ना। चलिए अपरिपक्व जो है, अपरिपक्व जो परागकोश होते हैं, इसमें लघु बीजाणु धानी को केंद्र में बीजाणु जनन ऊतक, ठीक ना, स्थित होते हैं। क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में, जो लघु बीजाणु धानी है इसके केंद्र बच्चे क्या होता है, बीजाणु जनन ऊतक होता है। इसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। इससे बच्चे ध्यान रखिए क्या कहते हैं, बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। अगला प्यारे बच्चे आता है लघु बीजाणु जनन। ये तो हो गया लघु बीजाणु धानी हो गया। अगला आता है लघु बीजाणु जनन, जो आप लोग पढ़ने वाले लघु बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है, ठीक ना। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, ठीक ना। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, ध्यान समझिएगा। लघु जो बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में, यानी कि मादा कोशिका में, ठीक ना, मादा कोशिका में लघु बीजाणुओं के बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। हमने कहा था ना, जनन क्रिया होती है एक प्रकार की, क्या होती है, अंग होते हैं। एक होता है जनन अंग होते हैं, वो पार्ट होते हैं, और एक क्रिया होती है तो बीजाणु जनन कहलाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए तरुण का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या, तरुण पराग कोषों की कुछ अंतः, देखिए यहाँ पे क्या, तरुण, तरुण का मतलब होता है नया या नवीन, नया या नवीन, इसे कहते हैं नवीन, ठीक ना, नया या नवीन, ठीक है। पराग कोषों की कुछ अंतः स्तरीय कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। मतलब जब क्रिया शुरू होती है, जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई परागकोश होते हैं, उनके कुछ अंतःस्तरीय जो कोशिकाएं होती हैं वो अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसी प्रसुसु, यानी इसी जो प्रसुसु का मतलब होता है एकदम नवेली, ठीक ना, या कह सकते हो जो भ्रूणी जो बच्चे कोशिकाएं होती हैं ना, इन्हें भ्रूणी कोशिकाएं या प्रसुसु कोशिकाएं कहते हैं। इसे अलग होने को ही क्या कहते हैं, भ्रूणी कोशिकाएं या प्रसुसी कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक प्रसुसी कोशिका परिणत विभाजन, परिणत मतलब कि परिणामतः जो है विभाजित द्वारा एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका व अंतः प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनाती है, ठीक ना। पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। पुंज बीजाणु जनन कोशिका का मतलब ये होता है कि ये नर पुंज बीजाणु का मतलब होता है नर बीजाणु जनन कोशिका बनाती है, ठीक ना। नर
बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। कौन करती है भाई साहब? तो ध्यान रखिएगा, जो परिणत विभाजित कोशिका जब इससे विभाजित हो गई ना, प्रसूति विभाजित कोशिका द्वारा क्या होता है, बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका व अंतः प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? तो ये बात आप लोग समझिएगा किसके बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथी, आगे की बात करते हैं भैया नर। अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चे, नर जनन अंग हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्लाइड में इतनी बातें हैं, फिर नेक्स्ट बातें हम लोग ये यहाँ तक की तो जो बात थी वो मादा कोशिका के बारे में थी, ठीक ना, मादा नर जननांग के बारे में था। अब हम लोग पढ़ें, मतलब इसके बारे में पढ़ना था। आगे हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे और मादा जननांग के बारे में पुष्पी पादपों में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ बहुत बातें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें रही हैं उनको कल हम और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्या क्या चीज़ों की क्लास चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।